बस यही दिन देखना बाकी था। लीजिए, मंगल के पति ने, आदित्य ने, यानी मंगल पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब भला ऐसा कोई करता है घर की लक्ष्मी पर लक्ष्मी चोरी का इल्जाम? सच्ची में आपकी तो मति ही मारी गई है आदित्य। कहाँ है मेरे 3 लाख रुपए जो मैंने कबर्ड में रखे थे? आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? मंगल, ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, तुम नहीं लिए होंगे लक्ष्मी की शादी के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने घर में चोरी करते हुए? मुझे अभी के अभी मेरे सारे पैसे वापस दो। अरे अम्मा, मैंने कल ये क्या कह दिया कि लक्ष्मी की शादी के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा? आपकी बहू ने तो मेरे 3 लाख रुपए गायब कर दिए। घर की बहू मंगल पर चोरी का इल्जाम लगा है और ये इल्जाम किसी और ने नहीं है बल्कि उसके अपने पति आदित्य ने लगाया है। अपनी बहन की शादी के लिए अब चोरी करेगी क्या? मंगल और आदित्य की शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी ये पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया है। पति पत्नी के बीच जब इसी बात को लेकर बहस चल रही थी, जरा आदित्य का रवैया तो देखिए, अपनी पत्नी से किस लहजे में वो बात कर रहा है। तुम्हें मारने के लिए ना बंदूक ढूंढा, अब गला फाड़ कर चिल्ला कर कहूँ क्या? सासू माँ भी पहुँची और सासू माँ का भी मानना है कि मंगल लापरवाह हो सकती है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकती है। ये सारे पैसे अम्मा मैंने सच में देखे तक नहीं है। आदित्य, हम मंगल को जानते हैं कि वो बिना पूछे पैसे नहीं ले सकती। हाँ, ये हो सकता है कि लापरवाही में उसे कहीं रख दिए हो और भूल गई हो। और अभी सुबह सुबह बड़ा कांड हो गया कि आदित्य 3 लाख का भरा बैग, मतलब 3 लाख बहुत मैटर करता है, पर वो भूल गया और उसको लगा कि, और हमें भी अक्सर ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता है और हमारी वही चीज़ गायब हो जाती है, हम कहीं रख के भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि उसी ने ली होगी। अब बताइए, सासू माँ को अपनी बहू पर विश्वास है लेकिन पति, खैर पति के बारे में क्या कहें, पति तो मंगल को पसंद ही नहीं करता है और उसकी कोई भी बात हो उसे वो कभी मानता ही नहीं है और मंगल ये सब जानती है, लेकिन फिर भी आंसुओं के घूंट पीकर वो अपने ससुराल में गुजारा कर रही है। अब मंगल लक्ष्मी की शादी धूमधाम से तो करना चाहती है लेकिन किसी और के पैसे से नहीं बल्कि खुद अपने पैसे से। गुल्लक में उसने 1.5 लाख रुपए जमा किए हैं पाई पाई जोड़कर। वो जानती है कि ये पैसे बहुत कम है लेकिन उसकी इच्छा बहुत बड़ी है। शादी करनी है लक्ष्मी की और उसका बचपन से ड्रीम है कि मैं अच्छे से उसकी शादी करवाऊंगी, तो वो ड्रीम पूरा करने के लिए पैसे चाहिए जो मंगल ने 15 साल से पैसा जोड़ जोड़ के जमा किया, गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए, कोई अपने पे खर्च नहीं किया। वो 15 साल से एक एक पाई पाई करके पैसा नहीं जोड़ रही थी, वो अपने सपने जोड़ रही थी जो उसको मंगल ने लक्ष्मी के लिए देखे थे। अब सोचने वाली बात ये है कि 3 लाख रुपए कहाँ चले गए। अब सासू माँ का मानना है कि ये पैसे आदित्य ही कहीं भूल गया होगा और यहाँ पर वो मंगल पर इल्जाम लगा रहा है। मंगल को हम इतना तो जानते हैं कि वो चोरी नहीं कर सकती। ऐसा हो सकता है कि तुमने पैसे कहीं रख दिए हो। कमरे में मंगल के सिवा कोई आता जाता नहीं। क्या समझूं मैं? किसने लिए पैसे? मैंने। हमारी लाइफ में ऐसा होता है, भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में हम कितनी चीज़ें भूल जाते हैं, तो आदित्य भी भूल गया, मंगल घबरा जाती है, मैं भी डांटती हूँ, दोनों को डांटती हूँ कि तुम लापरवाह हो, तुम ऐसे हो, तुम बिजी रहते हो। खैर थोड़ा सा वक्त दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके बावजूद भी आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इतनी बहुओं की तो घर वापसी हो ही गई, मेरा मतलब है अबीरा की, लक्ष्मी की, अनुपमा की। ऐसे में भाई हमारी परी की भी घर वापसी हो जाए, क्योंकि इसकी घर वापसी तो सबसे डिफिकल्ट है ना, क्योंकि इनको मौत के मुंह से निकलकर हॉस्पिटल से वापस लौटना है अपने घर। क्या लगता है इस घर वापसी सीजन ये वाली बहू भी वापस आ पाएगी क्या?
परी अस्पताल से घर वापसी हुई है। इतने दिनों वो अस्पताल में थी, मौत के मुंह में वो पहुंच गई थी। अस्पताल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो बच जाएगी। वहाँ पर भी नीति ने परी को मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भाई परी अब ठीक ठाक है और देखिए घर लौट आई है। घर की लक्ष्मी घर आई है तो उसकी आरती भी तो उतारनी पड़ेगी। माना कि वो सदमे में है। अब परी और संजू ने अपना बच्चा जो खो दिया है। हमने अपना बच्चा खो दिया है और तो बच्चा खो दिया है तो ये थोड़े सदमे में है। और इस सदमे में क्या करे। तो उस सीन से पहले एक जोक था, वो जोक याद आ रहा होगा इनको। घर वाले भी इमोशनल हो रहे हैं। परी तो मानो टूट सी गई है। संजू उसे सहारा दे रहा है। बहुत इमोशनल सीन था और द वे ही कंसोल्ड एंड मुझे जो सुकून मिलता है जस्ट इनके वर्ड्स से, जस्ट इनके प्रेजेंस से, सो परी के लिए इस टाइम तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं इनको चेयर अप करने के लिए, इनका मूड ठीक करने के लिए थोड़ा सा हंसी मजाक करने की कोशिश करता हूँ, बट इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इनको फिर चेयर अप करता हूँ ऐसे लाइफ में कि परी परी प्लीज़ तुम संभालो अपने आप को। और राजीव की प्रायोरिटी सिर्फ परी है। अगर परी और जरा इधर तो देखिए, परी से मिलने वो भी आई है जिसने ये सब किया है, जिसकी वजह से परी ने अपना बच्चा खो दिया है। वैसे नीति का कहना है कि उसे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो झूठ कह रही है। उसके दिल में केवल परी के लिए बदले की भावना है, वो भी इस कदर कि वो उसकी जान लेने पर भी उतारू हो गई थी। नीति का प्लान यही था कि या तो परी चली जाए या वो बच्चा चला जाए, जिसकी वजह से संजू और परी साथ में। तो बच्चा तो चला गया, बट नीति जल्दी कुछ ऐसा करेगी जिससे ये दोनों अलग हो जाएं। खैर अब परी घर लौट आई है तो घर वाले कोशिश करेंगे परी को खुश रखने की, जिसमें ना चाहते हुए नीति को भी शामिल होना पड़ेगा। अब केयर वाला वो थोड़ा दिन तो रहेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि परी इज़ नॉट हैप्पी, तो उसको खुश करने के लिए हम कुछ करेंगे, संजू कुछ करेगा, तो थोड़े दिन तो वो रहेगा, बट उसके बाद नीति अपना प्लान बनाएगी। किस्मत में ये लिखा था एंड वी विल ट्राई टू मूव ऑन। और परी को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए आगे कुछ छोटे मोमेंट्स आएंगे जो कि हम बहुत एंजॉय करेंगे, जैसे हमारी ऑडियंस करेगी। ये अब नीति ने हर चाल चली है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई है। आगे देखना होगा कि उसके पास अब कौन सी नई चाल बची हुई है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। और आओ बहन चुगली करें, क्योंकि जो मजा आता है ना वीकेंड पर चिल करते हुए, चुगलियां करते हुए, एक्चुअली नॉट बैड, चिल विद चुगली, कैसा रहेगा? लो भाई, मैं आ गई हूँ आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब बहू रानी अभीरा घर में आई है एक मकसद के साथ। अब अभीरा घर में सिर्फ 3 महीने के लिए है और ऐसे में वो चाहती है कि जाने से पहले वो अरमान के परिवार को एक कर जाए, क्योंकि अभीरा की वजह से माधव और विद्या के बीच दरार आई है और अभीरा इसे मिटाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब इतना सब हो जाने के बाद भी सभी हार मानने वालों में से नहीं है और वो कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश कर रही है ताकि वो हरिणी का इलाज अच्छे से करा सके। और यहाँ उस बेचारी का साथ देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ईशान को तो खुद उसने अपने से दूर कर दिया है। ये जंग मुझे खुद ही लड़नी है। सई और विराट चव्हाण की बेटी हूँ मैं, हार नहीं मानूंगी।
बस एक ही इंसान है जो सभी की साइड है और वो है चिन्मय। अब चिन्मय से ही कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो इस लड़ाई में सभी का साथ दे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब झनक फाइनली सब कुछ पीछे छोड़कर करेगी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत और पूरी करेगी अपनी पढ़ाई। लेकिन अर्शी की इतनी कोशिशों के बावजूद भी अनिरुद्ध और झनक अलग नहीं हो पाए, क्योंकि अनिरुद्ध भी पहुंच गया है झनक के पास और इनकी लव स्टोरी की अब एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि सच तो छुपाए नहीं छुपता है, क्योंकि इधर आशीर्वाद की रस्म तो अर्शी और अनिरुद्ध की होने वाली थी, लेकिन रोमांस झनक और अनिरुद्ध का चल रहा है। अब तक तो अर्शी को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि अनिरुद्ध उससे प्यार नहीं करता है। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनिरुद्ध और झनक फाइनली एक हो जाएंगे। नीचे गाड़ी वेट कर रही है, सब इरिटेट होना शुरू हो गए। तुम अपुदी को लेट तैयार कर रही हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी आशीर्वाद की रस्म नहीं होगी। सीधा सीधा बोले, कहना क्या चाहते हैं हम? मैं सीधे तरीके से ही कह रहा हूँ। आप इनके साथ चली जाइए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब इतनी मुश्किलों के बाद तो अनुपमा की जिंदगी में खुशियां आई हैं। वो सुपरस्टार शेफ कंपटीशन जीतना चाहती है और अनुज और अनुपमा के बीच भी फिलहाल सब कुछ ठीक हो रहा है। इधर अनुज तो एक बार फिर से अनुपमा के सपने देख रहा है, लेकिन बेचारी अनुपमा को क्या पता कि आध्या उसके इरादों पर पानी फेरने वाली है, क्योंकि अब आध्या को पता चल गया है अनुपमा की रेसिपी डायरी के बारे में और उसने ये डायरी फाड़ दी है जिसमें लिखी हुई थी स्पेशल रेसिपीज। बेचारी अनुपमा ये कंपटीशन जीतकर अमेरिका में एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन आध्या तो ये चाहती है कि अनुपमा इंडिया वापस चली जाए और उसने उसकी तैयारी भी कर दी है। इस कंपटीशन में ये डायरी मेरे लिए मेरी सारथी है। अब जाने से पहले एक बार इसे पढ़ के जाऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब नताशा और नवेली एक दूसरे के सामने आ गए और अब आप देखेंगे कि कैसे नवेली नताशा को संभालती हुई नजर आएगी, क्योंकि नताशा के साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका असर नताशा के दिमाग पर पड़ा है। अब ऐसे में नवेली नताशा को संभालेगी और शायद धीरे धीरे ही सही नताशा को ये एहसास होगा कि नवेली उसी की बेटी है, जिसके बाद नवेली नताशा और धवल को भी एक करती हुई नजर आने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। चलो अब आखिरकार सूर्या ने सभी घर वालों के सामने ये कह ही दिया कि वो इमली को पसंद करता है, क्योंकि इमली की सास तो उसे सूर्या की जिंदगी से निकालने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब सूर्या इमली से प्यार करने लगा है और ऐसे में अंजलि और सूर्या की शादी कराने का ताई अम्मा का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। 6 दिन बाद जा रही है ना? अब हम अपनी मर्जी से तेरे लिए लड़की चुन के ला सकते हैं और ले भी आए हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और अंजलि हमें पसंद नहीं है। और मैं मैरिड आदमी हूँ और शादी सिंगल आदमी का कराया जाता है। कहीं ये झूठी शादी निभाते निभाते तू इस इमली को पसंद तो नहीं करने लग गया है? सच ये है कि इमली का दिल बिल्कुल साफ है और साफ दिल वाला इंसान हर किसी को पसंद आता है। अगली चुगली लाई हूँ मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी की अगली सीरीज या फिल्म कब आएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो आए दिन डिस्कवरी चैनल पर कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह वो सीक्रेट ऑफ द बुद्धा रेलिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज में नरेटर के रूप में नजर आ रहे हैं। अरे हमें तो मतलब मैं तो ब्लेसिंग मांगता हूँ कि मतलब शायद बुद्ध ही चाहते थे कि मैं इसको नरेट करूँ, जैसा कि बुद्ध चाहते थे कि नीरज पांडे और शीतल भाटिया और राघव करें इसको। तो मेरे पास में भी एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल श्रीमद् रामायण की। अशोक वाटिका में श्री राम का इंतजार करती माँ सीता को मिला राम का संदेश। जब उनसे मिलने पहुंचे हनुमान
अब माँ सीता के चेहरे से हट गए हैं चिंता के बादल, क्योंकि उन्हें ये संदेशा मिल चुका है कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। विराह की अग्नि में व्याकुल प्रभु की सीता, जब रही मन ही मन श्री राम, अश्रु से नैन भराए जब सिया जी से मिले। माता, मैं रामदूत हनुमान। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मैं हूँ साथ तेरे की। अब भूषण पर हुए हमले का इल्जाम लगा है जानवी पर। इधर आर्यमन की बहन चाहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए ताकि उस पर कोई भी खतरा नहीं आए, लेकिन अब आर्यमन ने तो ये साफ कर दिया है कि वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएगा। अबे जिन लोगों ने हमला किया है ना, एक एक उनको मैं ढूंढ निकालूंगा। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे ऑस्ट्रेलिया। अगर किसी को वहां तक पहुंचना है, उसे मेरी लाश पे से होकर गुजरना होगा। अब यहाँ पर बेचारी जानवी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और ये प्रूव करना होगा कि इन सब में उसका हाथ नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सुहागन की। लो भाई, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि बिंदिया की हमशक्ल आ गई है उसके सामने। और अब असली बिंदिया तो घूंघट में है। ऐसे में घर वाले तो नहीं जानते कि ये बिंदिया है, और यहाँ पायल ने बुला लिया है नकली बिंदिया को घर में। अरे भाई, ये कैसा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पायल ने तो बिंदिया की हमशक्ल को घर वालों के सामने बुला लिया, और ये सब कुछ देखकर बिंदिया के तो मानो होश ही उड़ गए। अब बिंदिया को समझ में आ चुका है कि उसे क्या करना है, और वो बहुत जल्द ही सबके सामने नकली बिंदिया का पर्दाफाश करने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कृष्णा मोहिनी की। अब आर्यमन के फंक्शन में कृष्णा गाना गाती है और मोहन लड़की के कपड़े पहनकर सभी के सामने नाचता है, लेकिन ये बात पता चल जाती है उसके बाबा को, और वो सबके सामने मोहन की बेइज्जती करते हैं। ये देखकर आर्यमन और उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अब बेचारी कृष्णा तो यही सोच रही है कि इस बार मोहन को वो इस बड़ी मुसीबत से कैसे बचाए। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत ही नहीं, दुनिया भर में गौतम बुद्ध की जो अहमियत है कभी कम नहीं हो सकती है। उनके जो तमाम संदेश हैं, उनकी अहमियत आज भी बरकरार है। डिस्कवरी पर एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आई है, द सीक्रेट्स ऑफ बुद्धा रेलिक्स, जिसमें बुद्ध के जो अवशेष हैं, उनके इतिहास के जो अवशेष हैं, उनके बारे में बातचीत की गई है, खोजबीन की गई है, रिसर्च की गई है, और जिसे होस्ट किया है जाने माने अदाकार मनोज बाजपेयी ने, जो इस वक्त मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस फिल्म के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर हैं शीतल भाटिया, वो भी हमारे साथ हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं राघव जयरथ, वो भी मौजूद हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे इस खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। धन्यवाद। मनोज सर, आपने इससे पहले भी सीक्रेट ऑफ सिनोली और सीक्रेट ऑफ कोहिनूर को होस्ट किया था। वो क्या खास बात थी कि आपको लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को भी होस्ट करना चाहिए जो गौतम बुद्ध पर बनी है? देखिए, गौतम बुद्ध की जीवनी अपने आप में बड़ी कमाल की रही है, और ये यात्रा भी उनकी जो है कई सारे पड़ाव से होकर के गुजरी है। और जिस तरीके से उन्होंने उनको ज्ञान मिला, जो उसके बाद जिस तरह से उनकी यात्रा रही, उसके कुछ समय तक सब उसकी जानकारी इस पूरी दुनिया को रही, लेकिन उनका जो अंत समय है उसके बारे में जानकारी जो है वो शायद वो उतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं हो पाई, या फिर वो जो जितने डॉक्यूमेंट किए गए थे चीज़ें वो खो गई या वो नष्ट हो गई। क्योंकि इतिहास में अगर आप जाएं तो देखें तो इस धरती ने कई सारे आक्रमण देखे हैं,
और उसमें उस आक्रमण, हर आक्रमण के साथ कुछ ना कुछ यहाँ की जो धरोहर थी, कुछ बहुत सारी ये नष्ट होती रही और समय के साथ भी कुछ नष्ट होती रही, उसका रख रखाव नहीं हो पाया। तो वो जो अंतिम यात्रा थी उनकी महापरिनिर्वाण की तरफ, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं है। उसको लेकर के विभिन्न राय हैं, तरह तरह के राय हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही आपको जो है आपको रहस्य उससे भरा हुआ है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। तो इसमें आपको ज्ञान का भंडार भी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग राय होती है तो जब दो लोग आपस में राय एक नहीं होती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी हो जाता है। और दर्शकों के लिए ये होता है कि यार लेकिन असल में बात क्या थी, वो जो जानने की इच्छा है, जो वो इंट्रीग है, जो इंक्विजिटिवनेस है, उसके कारण मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं बड़ी एक्साइटिंग सी हो जाती है। तो वो ये सारी चीज़ जो थी वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी जब मैंने पढ़ा था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए आप भी हज़ारों साल पीछे गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में आपको झांकने का मौका मिला, ऐसा कहा जा सकता है। अरे मैं तो ब्लेसिंग मांगता हूँ कि मतलब शायद बुद्ध ही चाहते थे कि मैं इसको नरेट करूँ, जैसे कि बुद्ध चाहते थे कि नीरज पांडे और शीतल भाटिया और राघव करें इसको। तो मेरे पास में भी एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है, न सिर्फ एक एक्टर के तौर पे जिसको एक्टिंग नहीं करनी है उसको यहाँ पे होस्ट करना है, और जहाँ पे उसको अपनी आवाज़ और स्पीच के ज़रिए लोगों को इसका एसेंस और मूड लेके जाना है, उसको एक्साइटिंग बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, और उनको साथ साथ नॉलेज भी उनको मिल रही है। लेकिन एक अपने आप में ब्लेसिंग है कि उस इतने बड़े संत के जीवन के एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण को लोगों तक पहुंचाने का ये मौका मिला। ये आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। शीतल सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इतिहास पर कुछ भी डॉक्यूमेंट करना, एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल देना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके कई पहलू होते हैं जिसे समेटना एक फिल्म में या डॉक्यूमेंट्री में बहुत मुश्किल होता है। वो क्या बात है कि आप लगातार इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ या डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ कहें, आप लगातार प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली के बाद सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर और अब ये सीरीज़। तो ये कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हमको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि बुद्ध के जीवन के बारे में सबको पता है, लेकिन उनका जो अंतिम समय था और उनके अवशेषों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था ये हमें भी नहीं पता था, जब तक हम एक स्तूपा पे गए और हमको पता चला कि अच्छा ये है इसके पीछे की कहानी। और फिर हम रिसर्च करने गए तो हमें लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये काफ़ी ज्ञान के साथ काफ़ी एंटरटेन भी करती हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था सनौली से, जब हमें डिस्कवरी ने बताया था कि उनके पास ये एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एक रथ मिला है, जबकि रथ बोला जाता है कि बनाया गया था वेस्ट में, लेकिन ये रथ जो है 1000 साल पुराना था। तो वो 4000 साल मतलब उससे 1000 साल, मतलब जब कहा जाता है कि वेस्ट में बना था उससे 1000 साल पुराना है। तो हमें बहुत उत्सुकता हुई कि हम देखें कि क्या है और ये कहानी क्या है। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद राघव को कोहिनूर की कहानी बहुत ज़ोर से कहनी थी, हाँ बहुत ज़ोर से कहनी थी कि ये तो मैं बनाऊँगा। तो बिकॉज़ कोहिनूर के बारे में भी सब जानते हैं कि हाँ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा है, लेकिन उसकी कहानी उससे काफ़ी, उसका इतिहास बहुत पहले से है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, और बड़ा डार्क भी है एट टाइम्स बहुत डार्क भी है, और बहुत सारी उसके साथ मिथ भी जुड़े हुए हैं। और तब लगता है कि शायद पता नहीं, अच्छा है कि हमारे पास नहीं है क्योंकि ऐसा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है कि लोग कहते हैं कि शराब भी जुड़ा हुआ है उसके साथ में।
राघव, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, द सीक्रेट ऑफ बुद्धा रेलिक्स पे जो आप रिसर्च कर रहे थे, जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष को ढूंढने की कोशिश आपको कहाँ कहाँ ले गई, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी आपको इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए? हम जो कहानी बोलना चाहते थे वो अवशेषों को ढूंढना तो नहीं हम चाहते थे, जो मिल रखे थे अभी हम वो उन्हीं अवशेषों पे फोकस कर रहे थे। बट मेन है कि हम बताना चाह रहे थे गौतम बुद्धा के जो आखिरी क्षण थे, जो उनके आखिरी 3 महीने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में किसी और ने इनसे पहले कभी रेलिक्स या अवशेष को रखने की जो प्रक्रिया थी उसको नहीं बनाई थी, तो ये कहीं ना कहीं पहले हो गए थे। तो इसलिए हम जानना चाहते थे कि क्यों ऐसा उन्होंने किया और या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या करना चाहते थे। और अगर आप देखें कि बुद्ध ने उस समय काल में, अगर हम आज के स्टेट्स के हिसाब से देखें, सिर्फ बिहार, यूपी बॉर्डरिंग, उड़ीसा बॉर्डरिंग, इधर ही वो थे, इससे बाहर कहीं गए नहीं थे। बट हम देखते हैं कि जो स्तूपास बिल्ड हो रखे हैं वो आपको श्रीलंका में भी मिलते हैं, आपको जापान में भी मिलते हैं, आपको बाहर देशों में भी मिलते हैं, विश्व भर में फैल रखे। ये सब रेलिक्स की वजह से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम रेलिक्स की कहानी बताना चाहते थे कि ये बने कैसे थे पहली बार। तो उसका रिसर्च के लिए हम लोग काफ़ी लोगों को, हमने काफ़ी प्रोफेसर्स, काफ़ी रिसर्चर्स, उनके साथ हम जुड़े, और बुद्धि सोसाइटी उनके साथ हम जुड़े, उन्होंने हमें काफ़ी रिसर्च दिया, और फिर उस कहानी को हमने उसके सही माध्यम से, उस ओरिजिनल फॉर्म में हमने सामने रखने की कोशिश की सर। मनोज सर, दुनिया का इतिहास जो है वो खून खराबे से भरा हुआ है, वो युद्धों से, जंग से भरा हुआ है, हज़ारों साल से जंग होती आई है। ऐसे में आप गौतम बुद्ध की जो सीख है, जो उन्होंने मैसेजेस दिए हैं, जो बातें कही हैं, उसको कितना आज के दौर में रेलेवेंट मानते हैं? क्योंकि आज भी वो युद्ध का जो दौर है, खून खराबे का, कत्लेआम का, वो ख़त्म नहीं हुआ है। दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल ही रही है, और अगर डायरेक्ट वॉर नहीं होती है तो छद्म रूप से लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, जिसमें हजारों लाखों बेकसूर मारे जाते हैं। तो बुद्ध की जो सीख है उसे किस तरह से देखते हैं आज के दौर में? आज का दौर तो सबसे ज़रूरी समय हो चुका है कि जब लोग बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें, और न सिर्फ बुद्ध, अध्यात्म का रास्ता जो है सबने बताया, बुद्ध ने बताया, और बुद्ध के पहले और उनके बाद बहुत सारे योगी संतों ने बताया। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है कि अध्यात्म की तरफ और मोक्ष की तरफ जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको समझाया उन्होंने, और कैसे अपने जीवन को जिएं। क्या ये शरीर किसी महत्व का है, या शरीर से भी आगे की यात्रा है जिसकी तरफ हमें जाना है और जिसकी शुरुआत हमें अभी से करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बुद्ध की दी हुई, अभी हम उस समय में हैं, उस समय में पहुंच चुके हैं जब आप देखेंगे कि लोग, चाहे वो धर्म की तरफ हो, चाहे वो अध्यात्म की तरफ हो, काफ़ी उनकी उत्सुकता बढ़ रही है। अपने इतिहास को लेकर के उत्सुकता बढ़ रही है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ओरिजिन क्या है हमारा। या फिर अब लोग जीवन मृत्यु पे बातचीत करने लगे हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने संस्कृति, सभ्यता के बारे में बात करने लगे हैं। ऐसे मंथन के बाद, इतने जो मंथन चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके बाद अगर कुछ जो बड़ा निकलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या निकलती है कि ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो धर्म और अध्यात्म की तरफ होता है। धर्म अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म धर्म नहीं है। अध्यात्म धर्म जो है अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता है। एक शख्स के तौर पर या दुनिया के स्टूडेंट के रूप में इतिहास कितना आपको आकर्षित करता है? कितना, क्या स्कूल या कॉलेज में हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मैंने हिस्ट्री लिया था ये सोच के कि ये सबसे इजी होगा क्योंकि कितना मुश्किल था आपके लिए, लेकिन मैं फंस गया और 3 साल मैंने जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कहें कि सबसे बढ़िया जो डिपार्टमेंट हुआ करता था वो मेरे ही कॉलेज का था। और ज़्यादातर लोग यूपीएससी देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते थे, अभी भी लेते हैं। और मैं अकेला था जो अभिनेता बनना चाहता था। मेरे क्लास में सबके सब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे थे। सबके सब आईएएस, आईपीएस और इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते थे। मैं अकेला था जो अभिनेता बनना चाहता था और जो हिस्ट्री पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत इजी होगा। लेकिन मैं तारीख़ों में फंस के रह गया। मेरे नंबर कम इसलिए आते थे कि मैं हमेशा गलत तारीख लिखता था
नंबर गलत कंफ्यूजन बहुत होता था। बाकी सब चीज़ें मुझे याद रहती थी, लेकिन जैसे नंबर का चक्कर होता था संख्या की, 720 AD 65 BC, इन सब चीज़ों में फंस के रह जाता था मैं। अदरवाइज मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत स्ट्रगल किया। थर्ड ईयर में अपना ग्रेड सुधारने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। बाद में जाकर के मेरा जो फाइनल जो पूरा टोटल किया गया तो सेकंड डिवीज़न मेरा आ गया अच्छे से। लेकिन क्योंकि मैं अभिनय की तरफ मेरा ऐसा रुझान था, रंगमंच की तरफ ऐसा रुझान था कि मैं ज़्यादातर समय उसको देता था। लेकिन चूँकि मैं हिस्ट्री में पढ़ाई कर रहा था और मजबूरी में पढ़ना ही था एग्ज़ाम के लिए, और क्लासेस अटेंड करने ही थे, नहीं तो मुश्किल हो जाती, इसके कारण मैं काफ़ी पढ़ गया। कभी आपको इस बात की तकलीफ होती है कि जो हिंदी सिनेमा में जो तमाम फिल्में बनती है इतिहास को लेकर, इतिहास की पृष्ठभूमि पर, उसमें तथ्यों को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा जाता है या काफ़ी उसमें लिबर्टीज़ ली जाती है, कभी इस बात का आपको अफसोस होता है? क्या बात कर रहे हैं, वो तो मतलब मुग़ल आज़म तो पूरा फिक्शन ही माना जाता है, राइट? तो ऐसा वो एक कहानी है, एक मिथ के रूप में हमारे समाज में शुरू होती है, और वो कहानी धीरे धीरे हर जनरेशन के साथ एक नया उसमें नई चीज़ जुड़ती जाती है। जब तक वो 10-15 जनरेशन आगे बढ़ता है तो ओरिजिन जो हुआ था जिस कहानी का, वो कहीं और रह जाता है, कुछ और नई कहानी बन जाती है। अब आप सलीम और अकबर के बीच की जो पूरी बातचीत है, फिल्म एक फिक्शनल माध्यम है, और हम जो है अगर थोड़ी बहुत चीज़ उस समय की एरा को दिखा दें और कुछ एक फैक्ट्स को रखें, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा एम रहता है फिक्शन का, लोगों को इंगेज करना, एंटरटेन करना, एक अच्छी कहानी कहना। अगर आप तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, अगर अच्छी और कहानी को अच्छा करने के लिए, फिल्म को एंगेजिंग बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी एक से बढ़िया एक सीरीज़ बनाने के बाद, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के बाद आगे क्या प्लान है? किस सब्जेक्ट को आप लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्रीज़ में अभी तो रिसर्च चालू है, तो कहना मुश्किल है कि क्या पिक करते हैं हम। फिक्शन में सीरीज़ में खाकी जा रही है हमारी, द बंगाल चैप्टर फ्लोस पे जा रही है बहुत जल्दी। फिल्मों में एक फिल्म नीरज ने डायरेक्ट की हुई है, वो रिलीज़ होने वाली है जून में। एंड हाँ, और बाकी बहुत कुछ चल रहा है। आप? सेम सर, उन्हीं के साथ हूँ, तो जो यही है इसी चीज़ों में निकल कहानी ढूंढ रहा है कि वो अपनी अगली कहानी क्या कहना चाहता है। चलिए जाते जाते मनोज सर से एक सवाल पूछेंगे और ख़त्म करेंगे इस इंटरव्यू को। पिछले 30 सालों में आपने विभिन्न तरह के किरदार निभाए हैं और बहुत उम्दा तरीके से किरदार निभाए हैं। अगर मैं कहूं कि आने वाले सालों में एक इतिहास पुरुष जिसका किरदार आप निभाना चाहें बड़े पर्दे पर, वो कौन होगा? मैं अब ये जो है ना, ये बन जाएगा हेडलाइन। हम हेडलाइन ही ढूंढ रहे हैं। देखिए, क्या मुझे डर लगा रहता है कि अब क्या, अब क्यों वो भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक इतिहास के पुरुष हैं और महापुरुष हैं, जो मेरे दिमाग में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बाकियों को आइडिया आ जाएगा और वो मेरी कास्टिंग होगी नहीं, तो इसलिए जो है उसको मैं दबा के रखता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर नाम बता दे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नाम बता दूंगा तो लोगों को आइडिया आ जाएगा, जिनके साथ, हाँ, जिन लोगों को बता करके गारंटी हो सकती है कि रोल मेरे पास है, मैं उन्हीं को बोलूँगा। ये बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया। आप इसी तरह से नई नई चीज़ें लोगों को बताते रहें, इतिहास के बारे में लोगों को ज्ञान देते रहें अपनी होस्टिंग से, और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।
भैया ये तो आज तो वाकई में इट इज द सीजन, राधा कहना चाहिए आज तो दिन है घर वापसी का। हर बहू घर लौट कर आ रही है और नत की हमारी कृष्णा भी घर लौट के आई है, लेकिन फॉर सम रीजन घर लौट कर भी वो नहीं लौटना चाहती, कम से कम घर वालों को ये जताना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती दैट आई एम बैक, और इसलिए कितनी आसानी से अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है। देखिए ना। अब बस यही देखना बाकी रह गया था। कृष्णा बहू सब कुछ कर चुकी है, लेकिन निंजा पहली बार बनी है। अब ये निंजा वाला लुक कृष्णा बहू ने पहली बार लिया है। मुंह पर कपड़ा बांधकर रसोई में काम करना, पूरे घर में ऐसे ही घूमना, अब ये ना कृष्णा बहू का नया निंजा अवतार है। अब इसमें सोचिए मत कि आखिर कृष्णा ऐसा क्यों कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जीत के आंखों की रोशनी चली गई है, तो ऐसे में गौरी ऑलरेडी है घर में, जो खुद को जीत की पत्नी कहती है। अब इसके साथ साथ कृष्णा भी आ गई है इस घर में जीत की देखभाल करने के लिए। केवल गौरी ही जानती है कृष्णा को। अब गौरी तो पहले से ही तेज है। गौरी का कहना है कि इस घर में रहो, सबकी सेवा करो, ये तुम चाहती थी, इसीलिए मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम अपना चेहरा छुपा कर रहो ताकि कोई भी तुम्हें देख ना पाए। कृष्णा भी मजबूर है, नहीं बता सकती कि वही कृष्णा है। वो नहीं चाहती जो सब पहले हुआ है कृष्णा की ज़िंदगी में वो वापस हो। और बहुत सारे रीज़न है कृष्णा के पास कि वो सच छुपा रही है। और अचानक ऐसा होता है कि जीत कृष्णा फ्रिज में से बर्फ़ निकाल रही होती है और जीत आ जाता है, तो कृष्णा डर जाती है और वो बर्फ़ जीत के शर्ट के अंदर चला जाता है। और फिर वो कोशिश कर रही है बचने की। जीत बोल रहा है कौन है कौन है कौन है, पर मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। फिर अचानक तभी गौरी आती है तो रोक लेती है। वैसे जीत बार बार कृष्णा के पास आ जाता है। उसे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो कृष्णा ही है। अब आंखों से देख नहीं सकता है कृष्णा की बातों को, कृष्णा की आवाज को वो पहचान नहीं सकता है, लेकिन हाथों से बनी खीर को खाते ही वो पहचान जाएगा कि ऐसी खीर तो कृष्णा ही बनाती है। जीत की आंखें जा चुकी है एंड ही इज़ प्लानिंग कि घर में हो क्या रहा है। उसे कुछ एहसास हो रहा है जैसे कृष्णा उसके पास है। कृष्णा ऐसी खीर बनाती थी, उसका स्वाद बिल्कुल अलग है, मतलब उसका स्वाद सिर्फ जीत पहचान सकता है बिकॉज ही लव्स कृष्णा। अब कहानी को गोल 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 घुमाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। और एक बात तो अच्छा है कि कृष्णा की घर वापसी हो गई है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, घर वापसी की लिस्ट में एक और नाम है हमारी लक्ष्मी का, यानी भाग्य लक्ष्मी का। लेकिन इन बेचारी को वापस घर लौटकर जो झटका लगा है ना, जोर का झटका जोर से ही लगा है। ऋषि मलिष्का के हो गए 7 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, और इनके हाथों क्या आया? कुछ भी नहीं, बस बेवफाई। तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपने प्यार की परी नहीं चढ़ने दूंगी ऋषि। बहुत सह किया मैंने, बहुत सह के आई हूँ और आगे भी सह रही हूँ। अब बचपन में तो हम सभी ने छुपन छुपाई का खेल खेला है, लेकिन आज ये खेल लक्ष्मी ऋषि के साथ खेल रही है, क्योंकि वो उसके सामने नहीं आना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ऋषि को पता चले कि पारो उसकी बेटी है।
लेकिन सच को जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, सच कभी छुपता नहीं है। और आज तो ऋषि ने मलिष्का के सामने सच बता ही दिया। अब घर में पार्टी का माहौल है और ऐसे में दादी गलती से ऋषि को शराब पिला देती है, बस जिसके बाद ऋषि पारो के ख्यालों में खो जाता है और मलिष्का के सामने ये बयां कर देता है कि वो लक्ष्मी से कितना प्यार करता है। ऋषि नशे में मलिष्का को बताता है कि वो लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता। ऐसे में मलिष्का उसे छोड़ दे ताकि वो लक्ष्मी के साथ एक नई शुरुआत कर सके। अब ये सुनने के बाद तो मलिष्का के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन मलिष्का ये जानती है कि ऋषि ये सब नशे में बोल रहा है और मलिष्का इतनी आसानी से ऋषि को लक्ष्मी के पास नहीं जाने देगी। मुझे पता है लक्ष्मी के बारे में, लेकिन ऋषि तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो मुझसे छुपाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए कि मुझे लक्ष्मी के बारे में पता चल गया तो मुझे कहना नहीं था। तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपने प्यार की परी नहीं चढ़ने दूंगी ऋषि। बहुत सह दिया मैंने, बहुत सह दिया, बहुत सहती आई हूँ और आगे भी सह रही हूँ। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि लक्ष्मी तो फिलहाल ऋषि के सामने नहीं आना चाहती। वो नहीं चाहती कि ऋषि को सच पता चले। हालांकि इधर मलिष्का को पता चल गया है कि पारो लक्ष्मी की बेटी है और ऐसे में वो पारो लक्ष्मी और ऋषि को एक नहीं होने देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे माँ, माता जी, सॉरी ये तो पंजाबी में बोलना पड़ेगा ना। हाय और अब्बा ऐ की कितना नहीं, पंजाबी में इसलिए क्योंकि जिस सीरियल की बात कर रहे हैं उसका पूरा वातावरण यानी कि वाइब जो है वो पंजाबी है। जी हम बात कर रहे हैं तेरी मेरी डोरिया की। और लीजिए ऐसा क्या हो गया सीरियल में कि साहिबा अपनी हो गई जेल में लहू लुहान। के पास जाने क्या कर ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मुझे हॉस्पिटल ले चलो, टाटा हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। जरा देखिए जेल में बंद साहिबा ने कैसे अपने सर पर शीशा मार लिया है। अब जेल से बाहर निकलने का उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो भाई इस सामने जो रास्ता नजर आया उसने वही रास्ता अपना लिया। तो ना प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, तो ये जंग ही चल रही है मेरी। मुझे इससे मिलना है, इससे, तो इसके लिए मुझे जेल से भागना पड़ रहा है। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे तेरे लिए। वो जान गई है कि अगर खुद को नुकसान पहुंचाएगी तो इधर से बाहर निकल सकती है। वैसे यहाँ पर एक और औरत थी जिसने साहिबा को कहा कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। यहाँ अगर तेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी अंगूठी वापस ले और एक कोने में बैठी रहे रोती हुई। अब साहिबा तो साहिबा है, ऐसा कुछ वो करेगी नहीं, और जो उसने किया उसमें अब उसे कामयाबी भी मिल जाएगी। आखिर जिस अस्पताल में भर्ती है उसी अस्पताल में साहिबा को भी ले जाया जाएगा। कहानी इतनी आसान नहीं हो सकती कि मैं प्लान करूँ और मैं मिल लूँ। ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। इतनी आसानी से तो ये मिलने से रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तू याद कर रहा है मुझे? हाँ बिल्कुल। या पैसों में डूब गया? अरे ऐसा भी सीन नहीं आते मेरे। ऐसे भी नहीं आते। अब जब एक माँ अपने बेटे से मिलेगी तब सोचिए वो क्या करेगी।
इस सबसे पहला काम साहिबा का यही होगा कि अकीर को लेकर फरार हो जाए और इसमें दलजीत उसकी जरूर मदद करेगा। अंगद जो अकीर को अपने पास रखना चाहता है वो भी जोर जबरदस्ती से, शायद उसमें वो अब कामयाब नहीं हो पाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, टाउन हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।